नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास भाग 1 यानी हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास। तो आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ बताया है कि उपन्यास का क्या अर्थ होता है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में उपन्यास का लेखन 19वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बांग्ला उपन्यासों को दिया जा सकता है। यानी जो हिंदी में उपन्यास लिखे गए हैं वो किसकी उससे अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों का उनके ऊपर प्रभाव है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी अपनी सरस्वती पत्रिका, जो संपादक थे उस पत्रिका के, उसमें एक निबंध प्रकाशित किया था जिसका नाम था उपन्यास रहस्य। उसमें इस बात को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि उपन्यास का जो विकास है और उसके सृजन का जो श्रेय है वो पश्चिमी लेखकों को जाता है। यानी उन्हीं से प्रेरणा लेकर हिंदी में उपन्यास की रचना की जाने लगी। और उसी तरह बालकृष्ण भट्ट भी ये मानते हैं कि हम लोग जैसा और बातों में पश्चिमी या अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी हम उन्हीं की नकल पर सीख रहे हैं। तो हिंदी में अंग्रेजी और बांग्ला के प्रभाव से हिंदी में उपन्यास आए। अध्यायों या प्रकरणों में लिखी हुई कल्पित और बड़ी आख्यायिका जिसमें अनेक पात्र और विस्तृत और सुसंबद्ध घटनाएं हों, उसे उपन्यास कहते हैं। उपन्यास किसे कहते हैं कि अध्यायों या प्रकरणों में बटी हुई ऐसी काल्पनिक और बड़ी आख्यायिका कहानी होती है। बड़ी कहा है यहाँ पर, यानी कहानी से उसका विशाल रूप होता है। अनेक पात्र हो, विस्तृत हो, सुसंबद्ध हो, घटनाएं हो, वो उपन्यास हैं। उपन्यास को गुजराती में नवल कथा कहते हैं, मराठी में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं और बांग्ला में उपन्यास को के लिए नॉवल शब्द का प्रयोग किया गया है। आधुनिक उपन्यास का जनक डैनियल डिफो को माना जाता है। देखिए, डैनियल डिफो का एक बड़ा ही चर्चित उपन्यास है, नाम है उसका रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो डैनियल डिफो का उपन्यास है। तो आधुनिक उपन्यास का जनक डैनियल डिफो को माना जाता है। ये था उपन्यास का अर्थ। फिर यहाँ पर मैंने बताया है उपन्यास की परिभाषा। मुंशी प्रेमचंद का मानना है, वो क्या कहते हैं उपन्यास के बारे में, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका क्या कहता है, उपन्यास का मूल आधार उसमें निहित यथार्थमकता का तत्व है। श्याम सुंदर दास जी का कहना है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। और जैनेंद्र का मानना है, उपन्यास एक गद्यमय आख्यान है जिसमें मानव के सुख एवं पीड़ा के वर्णन रहते हैं। पीड़ा में परमात्मा बसता है। मेरी उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। तो ये 4 परिभाषाएं मैंने आपके लिए लिखी हैं। इनमें से कोई 2 तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और जो ज़्यादा कर पाएँ तो 3, कम से कम 2 तो आप परिभाषाएं ज़रूर याद करें। उसके पश्चात हिंदी का पहला उपन्यास, इस विषय में हम बात करेंगे। देखिए, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, क्योंकि जैसे हिंदी की कहानी के विषय में मतभेद हैं, ऐसे ही हिंदी उपन्यास भी पहला कौन सा है, तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास अलग है। जैसे डॉक्टर कृष्ण लाल जी क्या कहते हैं कि देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास जिसका नाम है चंद्रकांता, जो 1891 ईस्वी में लिखा गया था, वो हिंदी का पहला उपन्यास है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल का ये मानना है। श्री शिवनारायण श्रीवास्तव का मानना है कि इंशाअल्लाह खां के द्वारा लिखा गया रानी केतकी की कहानी, ये पहला उपन्यास है। श्री गोपाल राय का मानना है कि पंडित गौरीदत्त के द्वारा लिखा गया देवरानी जेठानी की कहानी, ये पहला उपन्यास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि भारतेंदु के द्वारा लिखे गए पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा, ये पहले उपन्यास हैं। तो इस प्रकार विद्वानों ने अलग अलग स्वीकार किए। लेकिन अगर हिंदी के हम पहले मौलिक उपन्यास की बात करें, पहला उपन्यास तो अनुदित है, क्योंकि जो बांग्ला से अनुवाद किया था, ठीक है,
1853 में वंशीधर ने किया था। एक थॉमस डे का बहुत ही लोकप्रिय उपन्यास था, सैंडफोर्ड एंड कुछ ऐसा ही नाम था उसका, सैंडफोर्ड एंड मर्टन, उसका अनुवाद किया था। तो लेकिन मौलिक उपन्यास की मैं अगर बात करूं तो मौलिक उपन्यासों में इन 2 उपन्यासों का नाम लिया जाता है। श्रद्धाराम, कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा लिखा गया भाग्यवती उपन्यास, जो 1877 ईस्वी में लिखा गया, ये पहला उपन्यास है। और कुछ विद्वान कहते हैं कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु, जो 1882 ईस्वी में लिखा गया था, ये पहला मौलिक उपन्यास है। देखिए, जो श्रद्धाराम फुल्लोरी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है भाग्यवती, वो उपन्यास एक सुधारवादी उपन्यास है, उसमें सुधारवादी प्रवृत्ति दिखाई गई है। और जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु उपन्यास है, उसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाया गया है। यानी अगर हम अधिकांश विद्वानों के आधार पर कहें, बहुमत के आधार पर कहें, तो लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। ठीक है, तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास मैंने आपको यहाँ बता दिया है। उसके पश्चात हम अब लिखेंगे कि जैसे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है ना, जैसे हमने कहानी का अध्ययन मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर किया, वैसे ही हम उपन्यास को भी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हम उसका अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर उपन्यास के विकास का अध्ययन, कि अगर हम मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखते हैं तो उसके हिसाब से हम 4 भागों में उपन्यास को समझने का प्रयास करेंगे। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, यानी मुंशी प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास लिखे गए वो इस श्रेणी में आएंगे। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के युग के उपन्यास इस श्रेणी में आएंगे, जिस युग में मुंशी प्रेमचंद हुए। और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, यानी मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात 1936 के बाद के जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास कहलाएंगे। और उसके पश्चात जो आधुनिक हिंदी उपन्यास भी लिखे गए हैं वो पॉइंट मैंने और यहाँ पर जोड़ दिया है। कई कई जगह पर इसको 3 ही भागों में भी आप अध्ययन करें तो भी प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। लेकिन आधुनिक उपन्यास को भी आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि आधुनिक उपन्यास भी कुछ लिखे गए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या करवाऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें। धन्यवाद।